Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope all of you are fine. Today we are going to take our view of Newton laws of motion. We have discussed Newton first law, Newton second law, as well as Newton third law of motion. So here today we are going to take our view Newton laws of motion. Background: Sir Isaac Newton, 1643 to 1727, an English scientist and mathematician, famous for his discoveries of laws of gravity, also discovered the three laws of motion. ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन ने थ्री लॉज डिस्कवर किए, ठीक है, और ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के लिए भी सर आइजैक न्यूटन मशहूर है, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट लॉ था ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट विल रिमेन इन मोशन, तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह न्यूटन का सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या था? फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन, एफ किसकी इक्वल होता है? एम ए के इक्वल होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह न्यूटन का थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है, विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है, ठीक हो गया। तो ये तीन लॉज हैं न्यूटन के। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? अनबैलेंस्ड फोर्स जिसमें आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, ठीक है, जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, जब आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी फिर रेस्ट में क्या कहते हैं, अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में चली जाती है, अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में चली जाती है। हाँ, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। फॉर एग्जांपल एक बुक की बात करें, अब आपने छुट्टियों में अगर उस बुक पे फोर्स अप्लाई नहीं की, ठीक है, आपने कोशिश नहीं की कि यार बुक उठा के पढूं, तो वो रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है ना। अगर आपने फोर्स अप्लाई की किसी चीज़ पे, किसी बॉडी पे, उस बुक पे फोर्स अप्लाई की, उसे उठा के पढ़ने की कोशिश की, तो वो ये क्या था? बेसिकली आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो वो किस में आ गई थी? बुक मोशन में आ गई थी, ठीक है। अच्छा, इस तरह अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अब मैंने अभी आपको बताया अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। अगर फोर्सेस जो हैं इक्वल, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इक्वल हों और ऑपोजिट हों, ठीक है, तो उन्हें बैलेंस फोर्स कहा जाता है। अगर वो इक्वल ना हो, ठीक है, उनके दरमियान उनके अंदर चेंज आ रही हो, तो वो अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अगर इक्वल और ऑपोजिट ना हो, उनके अंदर चेंज आ रही हो, तो वो अनबैलेंस्ड हैं। अगर वो इक्वल और ऑपोजिट हो, फोर्सेस, दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो वो क्या है? बैलेंस फोर्सेस हैं, ठीक हो गया। ये मैंने आपको ऑलरेडी जब मैं न्यूटन का लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। इस तरह सम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपको बताई हैं। सॉसर वॉल है, ठीक है, इट सेटिंग एट रेस्ट इट टेक्स एन अनबैलेंस फोर्स ऑफ किक टू चेंज इट्स मोशन, तो जब तक आप इसको किक नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये मोशन में नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह टग ऑफ वॉर की बात हो रही है, दो टीम्स हैं, ठीक है, दे आर बोथ एक्सर्टिंग इक्वल फोर्सेज ऑन रोप, ठीक है, तो दोनों दोनों जो है फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ, तो दोनों की फोर्सेस अगर इक्वल हैं तो वो मूव नहीं करेंगे एक ही जगह पे, वो जो है वो रहेंगे, स्टिल रहेंगे, ठीक है, बैलेंस फोर्सेज होंगी। अगर एक साइड पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है तो वो टीम दूसरी साइड को अपनी तरफ क्या करेगा? ईजिली जो है वो अपनी तरफ पुल कर सकती है, ठीक हो गया, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स हो एक तरफ तो। इस तरह न्यूटन लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो मैंने कहा था इनर्शिया को चेंज जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनर्शिया, अगर एक बॉडी मोशन में है तो इनर्शिया कोशिश करेगा कि वो मोशन में ही रहे, रेस्ट में ना हो जाए, और अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया की कोशिश होती है कि वो बॉडी रेस्ट में ही रहे, वो अपनी मोशन को चेंज ना करे, ठीक है ना, रेस्ट से मोशन में ना आए, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, ठीक हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसकी बहुत बहुत सी एग्जांपल्स हैं फर्स्ट लॉ की, ठीक है। जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आप जा रहे होते हैं तो आपको कहा जाता है कि सीट बेल्ट जो है वो बांध लें। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इनर्शिया का इफ़ेक्ट होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो इनर्शिया का इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं हादसा हो जाए तो आपका जो अपर पार्ट है, फॉर एग्जांपल हेड की बात है, तो वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना,
वो आगे की तरफ मूव करेगा तो ये हो सकता है कि वो गाड़ी के जो फ्रंट आपके पास ग्लास है उस पर भी जाके लग सकता है, ठीक है, गाड़ी से बाहर जाके भी लग सकते हैं, हादसा हो सकता है। तो अगर सीट बेल्ट होगा तो सीट बेल्ट आपको क्या कर देगा, रोक लेगा, ठीक है ना। तो ये इनर्शिया का इफेक्ट है, सही हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट बांध ली जाए। अच्छा, और भी इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, हमने डिस्कस की हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड लॉ की तरफ। तो फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन, फोर्स किसकी इक्वल होता है, एम ए की इक्वल होता है, ठीक है। मैंने जो है वो थॉरोली इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वन बाय वन जो लेक्चर्स मैंने बनाए थे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ के। ये आज जो लेक्चर है बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने अगर उन वो सही तरह नहीं देखा तो इसको एक मरतबा वो रिव्यू कर लें। तीनों लॉज इसके अंदर मौजूद हैं, देख लें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं और आपको हर जगह पे ये यूज़ होंगे आपकी, ठीक है, फ़िज़िक्स में। अच्छा, एफ इजिकल टू एम ए का क्या मतलब है, इसका मतलब है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और एक्सलेशन के, ठीक है। अब वो क्या कहता है, कहता है इमेजिन अ बॉल ऑफ सर्टन मास। आप सपोज करें एक बॉल है, उसका कुछ मास है, ठीक है, और उसकी कुछ एक्सलेशन है। बॉल की क्या होगी, कुछ ना कुछ फोर्स होगी, ठीक है ना। नाउ इमेजिन वी मेक द बॉल ट्वाइस एज बिग, डबल द मास। हम क्या करते हैं, बॉल बड़ी कर देते हैं, ठीक है, मास उसका ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम उसकी एक्सलेशन क्या रखते हैं, कांस्टेंट ही रखते हैं। तो एफ इजिकल टू एम में क्या कहता है, दिस न्यू बॉल हैज़ ट्वाइस द फोर्स ऑफ द ओल्ड बॉल। इसकी जो न्यू बॉल है इसकी जो फोर्स होगी वो पहले के मुकाबले में क्या होगी, डबल होगी, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, अगर एक्सेलेरेशन ज़्यादा होता है तब भी फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है ना। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, कि अगर आपका मास ज़्यादा है तो आपको फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपकी एक्सलेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। तो एक्सलेशन आपकी ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, आप गाड़ी को तेज़ मूव करवाना चाहते हैं तो आपको फोर्स भी ज़्यादा मूव करवा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब इसकी बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। सम टाइम वेरी मैसिव हाई फोर्सेस दैट चेंजेस स्पीड वेरी स्लोली लाइक अ ग्लेशियर कैन स्टिल हैव अ ग्रेट फोर्स, ठीक है ना। तो बाज़ अवत जो बड़ी बड़ी फोर्सेस होती हैं, ठीक है, वो स्पीड चेंज करते हैं, बहुत आराम से उनकी स्पीड चेंज होती है, ठीक है ना, एक्सलेशन कम होने की वजह से। जिस तरह ग्लेशियर्स हो गया, आप देखें ग्लेशियर्स कितने आराम आराम से आ रहे होते हैं, ठीक है, और उनकी फोर्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक हो गया। इस तरह न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फोर्स अक्कर्स इन नेचर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स अक्कर्स इन पेयर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मैंने आपको इसके अंदर भी 6-7 बातें बताई थी कि याद रखना है कौन क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए, ठीक हो गया। तो आपने इस लेक्चर को जो है वो लाजमी गो थ्रू करना है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी, सेकंड लॉ को भी और थर्ड लॉ को भी। ये एक ओवरव्यू है। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसकी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक हो गया। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि आप जंप करते हैं कहीं से, ठीक है ना। तो आप जब जंप करते हैं ज़मीन के ऊपर तो आपकी जो पाँव हैं वो ज़मीन पे फोर्स अप्लाई करते हैं एज एक्शन, एज अ रिएक्शन ज़मीन उसी टाइम एट अ सेम टाइम आपके पाँव पे क्या कर रही होती है, एज अ रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होती है। तो अगर आप कहीं ज़्यादा हाइट से जंप करते हैं तो आपको बाज़ औक़ात लग भी जाती है, चोट आ जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं। क्यों, कि वो एक्शन का क्या होता है, बेसिकली रिएक्शन होता है, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि हेलीकॉप्टर की एग्ज़ाम्पल दी थी, कुछ उसके जो विंग्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, एयर का प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ज़मीन की तरफ एज अ एक्शन, और ज़मीन एज अ रिएक्शन उस एयर की मदद से हेलीकॉप्टर को ऊपर उठने में मदद देती है, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आपको और एग्ज़ाम्पल दी थी, डेली लाइफ की एग्ज़ाम्पल दी थी मैंने आपको कि एज आ इसकी एग्ज़ाम्पल दी थी कि आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, बॉल बॉल फेंकते हो दीवार की तरफ एज अ एक्शन, ठीक है। तो वो जब आप बॉल फेंक रहे होते हो एज अ एक्शन आगे की तरफ तो आपका हाथ बैकवर्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। ये पहला वो है
एग्जाम्पल है। फिर जैसे ही दीवार की तरफ बाल जाती है, दीवार पे लगती है एज एक्शन, दीवार भी एज अ रिएक्शन क्या करता है, बाल पे फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से बाल आपके पास वापस आ जाती है। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, एक्शन और रिएक्शन की। बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में। ठीक हो गया बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। ये एक ओवरव्यू था बेसिकली। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, न्यूटन के सेकंड लॉ का और न्यूटन के थर्ड लॉ का। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक कि कोई उस एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई नहीं होती। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इस तरह सेकंड लॉ क्या कहा था, सेकंड लॉ जो होता है, फोर्स जो होती है वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास टाइम एक्सेलरेशन की इक्वल होती है फोर्स, इसको हम एफ इज इक्वल टू एम ए भी कहते हैं। अच्छा, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन मौजूद होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये न्यूटन के 3 लॉज हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको गो थ्रू करना है आपने। जो लेक्चर्स मैंने आपको अपलोड किए हैं उनको गो थ्रू करना है। इसके अलावा मैंने असाइनमेंट्स अपलोड की है। एक असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं आज अपलोड कर दूंगा। मैंने वैसे इससे पहले बताई तो थी आपको असाइनमेंट, लेकिन मैं आज अपलोड भी कर दूंगा। असाइनमेंट बेटा आपने लाजमी करनी है, क्योंकि असाइनमेंट आपकी जो है वो 20 to 30% वेटेज असाइनमेंट का होगा पेपर में। तो अगर असाइनमेंट्स आपकी सबमिट नहीं होगी तो आपको मार्क्स, सॉलिड मार्क्स नहीं मिलेंगे। मीन्स आप ये समझें कि 100 में से 30 नंबर जो हैं वो आपके असाइनमेंट्स के हैं। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो 30 मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो असाइनमेंट्स आपने टाइम में सबमिट करवानी है अपनी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो किसी चीज़ में, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।